नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे जैसे ये भारतीय एकता, भारतीय माहौल का एहसास आगे बढ़ रहा है, वो सुखद समाचार मिलने का सिलसिला भी साथ साथ जो है वो भी जारी है। तो इसलिए सुखद समाचार, कम से कम इस प्रयासों का सुखद समाचार साझा करना जरूरी होता है। तो सुनने में ये आया है कि एक हमारे भारतीय समाज के यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन या भारतीय भाई ने भारतीय अवाम ताकत दल से संपर्क करके ये बताया था कि हम खुद जातिवाद के बहुत बड़े शिकार हैं और जातिवाद अब ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जातिवाद पूरे समाज के लिए और खुद के लिए और खुद अपने ही तबके के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो उनसे भारतीय अवाम ताकत दल के पास एक ही सवाल था कि सिर्फ ये आपकी अनुभूति है कि और लोग भी इसको महसूस करना शुरू कर रहे हैं? क्या कहने और लोग भी धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। अब उतना मुखर नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभूति जो है आगे बढ़ रही है। अब उन तबकों में भी जहाँ कुछ जिन भी कारणों से कुछ जड़ता रही हो, अभी भी जड़ता बहुत है, सारे समस्या जड़ता से और उस जड़ता से संबंधित जो मानसिकता उपजी है, मानसिकता है, उसके चलते अभी उतनी भागीदारी अभी नहीं हुई है, लेकिन वो भागीदारी होना शुरू हो गई है। और उसके अलावा एक अच्छी खासी भागीदारी हुई है, लेकिन अभी कुछ तबके पड़े हुए हैं हमारे भारतीय समाज के जो कि अभी बाकी हैं इसमें भागीदारी के लिए। तो अब वो उधर से भी आना जो है वो शुरू हो गया है। भारतीय अवाम ताकत दल का जो हमारे भारतीय अवाम ताकत दल ऐसे हमारे भारतीय भाई बहनों से सिर्फ यही कहना चाहता है, किन भारतीय भाई बहनों से जो हमारे भारतीय समाज में यादव कहे जाने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए भारतीय अवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि आपकी विशेषताओं को, आपकी जो विशेषता है, आपकी जो खूबियां हैं, जिससे समाज ये लाभान्वित है, वो भारतीय अवाम ताकत दल अवगत है और उसी संबंध में ये कहना चाहता है कि हमारे भारतीय समाज का ये यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, इनका जो चरित्र है बहुत ही उपयोगी है और समाज के लिए और
ये बताना आवश्यक है कि मन की निर्मलता और जो कह दिया वचन का पालन, जो कह दिया उस पर डटे रहना, मृत्यु भी आ जाए तब भी जो कहा गया है उस पर डटे रहना, और स्वच्छ निर्मल मन, निर्दोष। और काफ़ी जो है वो दुरुपयोग भी हो गया है, काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ है इनके, जो है वो मासूम, निर्मल, और फिर यानी स्वामी भक्ति, जिसके प्रति भी स्वामी भक्ति करते हैं पूरे मन से। ये ऐसा इनका इतिहास रहा है। समाज इससे बहुत लाभान्वित भी हुआ है और परिश्रमी भी होता है। यदि दूध का बल्टा उठाना हुआ, वहाँ से लेकर के, खेती से लेकर के, पढ़ाई लिखाई, प्रतिभा, और तमाम जो है सिविल सर्विसेज में को क्वालिफाई करते हैं। सिविल सर्विसेज में जो आते हैं वो अखिलेश मुलायम की बदौलत नहीं आते हैं, वो टैलेंट, वो प्रतिभा है। लेकिन वह क्या है कि जब से ये अखिलेश मुलायम आए और समाजवादी के नाम पर जो उन्होंने गंदगी फैलाई, तो इनमें से जैसे कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, तो जब से जीएनपीसी आई उसमें से कुछ तत्वों को रेडिकलाइज करके, कट्टरवाद बना करके, अपना कट्टरवादी तत्व पैदा करके, वो उन्हीं से अपना जो है अपने समाज में भेद विभेद फैलवाना। जीएनपीसी ने क्या किया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में से कुछ ऐसे तत्वों को कट्टरवादी बना करके फिर अपना जो है वो जो नफरत फैलाने का, वोट बटोरने का और हिंसा करवाने का ये काम जो है करवा रही है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडल चौकड़ी। तो उसी प्रकार से उस ऐसे तत्वों को हमारे ये जो तबका है हमारा यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का, फिर ये उन्हीं रास्तों पर चल पड़े। वो तत्व जो है अब जो है खास करके ठाकुर ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में जो असामाजिक तत्व में निकल गए, जैसे वो हरिशंकर पांडे, वीरेंद्र प्रताप शाही, ये तमाम इस टाइप के हैं, बिल्कुल असामाजिक माफिया। उन्हीं की देखा देखी हमारे ये यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये जो जब से ये समाजवादी लोग आए, हालांकि समाजवाद का स्टिकर उन्होंने लगाया, लेकिन समाजवाद का थैला भर का उसमें अंश नहीं है, न तो उसका अंश है न तो उसका पालन है। सिर्फ जो है हमारे इसी इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन जो तबका है हमारे भारतीय समाज का जो यादव कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनमें जो है उन्हीं जो सवर्ण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के तबके में जो असामाजिक तत्वों की नकल करके इनमें भी उसी प्रकार के यानी वही माफिया, गुंडा, इस तरह के तत्व पैदा हुए। उसी को देखकर ये कब से हुआ? जब से ये समाजवादी अखिलेश मुलायम आया था, तो बड़ा नुकसान हुआ इसका, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसका। इन जीएनपीसी वालों ने जब असामाजिक तत्वों को प्रतिशत देना शुरू किया, इंदिरा गांधी जब वो समाज के सबसे खूंखार दुर्दांत अपराधियों को, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत, इनको जितवा के ले, और तभी से तो राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम की नींव रखी इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। कब? जबकि
इसने इसने खूंखार किस्म के अपराधी दबंग हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार टैडर को जितवा करके लोकसभा में लाई। इसके पहले भी वो पांडे बंधुओं को, बलिया के, जिन्होंने विमान अपहरण किया था, उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने एमएलए बनवाया था। तो इसी के देखा देखी जो है वो मुख्तार अंसारी पैदा हुए, उसी के देखा देखी जो है वो अतिक अहमद पैदा हुए, फिर हरशंकर तिवारी पैदा हुए, वीरेंद्र प्रताप शाही पैदा हुए, और उन्हीं के देखा देखी जो है हमारा इतना बेहतरीन तबका था हमारे भारतीय समाज का, यादव कहे जाने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन थे, इनमें भी उसी प्रकार के जो असामाजिक पैदा हुए। कौन? गुंडा माफिया। और उससे जो यानी भारतीय समाज की जो हमदर्दी थी, जो रिस्पेक्ट था हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान जो है वो समाप्त हो गया। ये सबसे बड़ा नुकसान दिया जो है वो इन समाजवादी तत्वों ने बहुत बड़ा नुकसान किया। और एक बात और वो अखिलेश भी जान लें, मुलायम भी जान लें कि हमारा ये तबका बहुत ही काबिल है। उनके जो साजिश किया था कि किसी को इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को यूपी पीसीएस का चेयरमैन बनवा करके कुछ पीसीएस में भर्ती करवा दिया, इसके बूते नहीं है। हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे भारतीय समाज का वो तबका, वो अखिलेश मुलायम के बूते नहीं है, वो प्रतिभाशाली हैं। वो तो यूपी पीसीएस में भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करते हैं, वो आईएएस बनते हैं, जहाँ की अखिलेश और मुलायम की जरा भी नहीं चलती है। और कई यानी साइंटिफिक वैज्ञानिक संस्थानों में, डॉक्टरों में, इसरो में भी देखे जाते हैं। तो बहुत ही उपयोगी ये तबका है हमारा यादव कहे जाने वाला भारतीय भाई, यादव कहे जाने वाला हमारा जो ये भारतीय भाई बहन हैं, अपने भारतीय समाज का जो तबका है बहुत उपयोगी है, और इसी रूप में देखा जाना चाहिए। हमको दुख तब हुआ कि एक बार हम भी गांव गिराज में घूम रहे थे, इन्हीं समाजवादियों इसी समाजवादियों में जो शामिल हैं असामाजिक तत्व, जो है असामाजिक तत्व किसके? हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है भारतीय समाज का। तो उसमें से उसमें जो असामाजिक तत्व वो शामिल हो गए इसमें, समाजवादी में। इन समाजवादियों के व्यवहार से शेष जो भारतीय समाज जो है काफ़ी जो है वो नफरत वाली बात। और कुछ लोग तो कह रहे थे, यहाँ तक मैंने सुना था शायद 2017 में, शायद 2017 के चुनाव में, कि साहब हम किसी को भी वोट देंगे, बहुजन समाज पार्टी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन मैं समाजवादियों को और यादवों को मैं वोट नहीं दूंगा। इस कदर जो है नफरत यदि फैली है, इसका सिर्फ जो है जिम्मेदार अखिलेश मुलायम और उनकी समाजवादी पार्टी ही है। वरना तो हमारा जो है बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही सम्माननीय तबका है हमारा यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, जो हमारे भारतीय समाज का जो तबका है, ये बताना जरूरी है। और यही हाल हमारे आने का है। हमारे जो क्षत्रिय ब्राह्मण ठाकुर कहे जाने वाले या ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहनों का जो तबका है अपने भारतीय समाज का, उनमें भी लोग हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सा वो असामाजिक तत्वों के गिरफ्त में रहते हैं। तो उनसे भी विनती है कि वो जो असामाजिक तत्व हैं, जैसे वो धनंजय सिंह, फलाने सिंह, लल्लू सिंह, फलाने या उनके गिरफ्त से बाहर आए और भारतीयता के माहौल में शरीक हो। और कुछ इसी प्रकार का जो है जो मानसिक बाधा है हमारी
जो जो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाला, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है अपने भारतीय समाज का, उनमें भी इसी प्रकार की कुंठा है, इसी प्रकार की जड़ता है। तो उधर से भी भागीदारी अभी होना बाकी है। कुछ जो है ये लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के लोग भी बात कर रहे थे, भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से। वो कह रहे थे कि साहब हम तो दबे कुचले हैं और हमारे खिलाफ क्यों ऐसा कहते हैं। ऐसा कतई न समझिए, कोई भी दबा कुचला न रहे, इसी के लिए जो है भारतीय जनता दल ये मुहिम चल रही है। जरा इसको सभी लोग समझने की कोशिश करें। जो लोग ऐसा इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनके लिए भी यही संदेश और विनती है कि कोई भी दबा कुचला न रहे और न अपने को समझे। इसीलिए ये मुहिम चलाई जा रही है भारतीयता का, भारतीय एकता का, भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव और भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, भारतीयता। इसीलिए कि कोई भी दबा कुचला न रहे और कोई भी अपने को दबा कुचला महसूस ना करे। इसलिए तो इसका जो फंडामेंटल कार्नर स्टोन है, भाई सबको सम्मान देना है बराबरी के आधार पर। सब लोग बराबर हैं, इसी भावना के साथ सबको इज्जत सम्मान देनी है। कुछ कुतर्क जो ये मायावती के जो समर्थक कहते हैं, वो मिलते हैं, कहते हैं कि साहब आप ऐसा करिए कि वो जो समर्ण का और इनका वो शादी करवा दीजिए। मतलब वो जानते हैं कि यदि ये कहा जाएगा तो इसी में ये उलझ जाएंगे और इनका प्रयास इसी में फंस जाएगा। भारतीय जनता दल का कहना है कि पहले एकता तो स्थापित करिए, समानता तो स्थापित करिए। और देशों में एकता है, वो राष्ट्र है, अपने वो वहाँ के नागरिक अपने राष्ट्र की अस्मिता के साथ, राष्ट्र की पहचान के साथ अपने को जोड़ते हैं। ये दुखड़ा इसी देश में है कि राष्ट्र तो भारत है, लेकिन अस्मिता बताते हैं कि नहीं, भारत तो हुआ करे, लेकिन हम तो हैं हिंदू, हम तो हैं मुस्लिम, हम तो हैं ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय। वो तो राष्ट्र भारत है ना। ये बीमारी यहीं पर है और उस बीमारी को जाना पड़ेगा यदि भारत राष्ट्र को कायम रखना है। तो ऐसे जो सोच रहे हैं कि भाई हम तो दबे कुचले हैं, हम तो आइसोलेटेड हैं, हम तो अलग थलग हैं। न तो आपको आइसोलेटेड रहना है, न तो आपको अलग थलग रहना है, न तो आपको दबा कुचला रहना है। आपको भारतीय माहौल में सम्मानित होकर के बराबरी के आधार पर इस तरह से रहना और आपको वही इज्जत मिलेगी। यही जो है भारतीय जनता दल अपने पूरे भारतीय समाज से विनती कर रहा है कि सबको बराबरी के आधार पर सबको बराबरी का व्यवहार दीजिए, बता दीजिए और इज्जत दीजिए। और एक बात और वो समझ लें, जो इस तरह से तर्क देते हैं कि हम तो दबे कुचले हैं। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल कि कोई अपने को अलग थलग न माने, कोई अपने को आइसोलेटेड न माने, कोई वो दबा कुचला न माने और सबके साथ जो है बराबरी का और बराबरी के आधार पर सम्मान का। लेकिन उन्हीं के ऊपर जो राजनीति चलाने वाले हैं, जरा उनको देखिए, क्या वो इस तरह का सम्मान देने के लिए तैयार हैं? किस तरह से मायावती अपने संगठन के लोगों के साथ व्यवहार करती है, ये देख लीजिए। किस तरह से और भी जो व्यवहार करते हैं, ये मुलायम अखिलेश किस तरह से व्यवहार करते हैं, देख लीजिए। और भी लोग किस तरह से करते हैं, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये नए किस्म के सामंतशाह हैं,
जिसको बोला जा सकता है नियो फ्यूडलिस्टिक ओवरलॉर्ड्स। तो नए किस्म की समस्या है ये। कभी भी जो बाबा साहब ने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? जातविहीन समाज, सबको बराबरी का सम्मान देना, उन सिद्धांतों की बराबर ये हत्या करते हैं। हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं और जो इन्हीं सब कारणों से जो है वो अपने को अलग अलग थलग, और ये भी उनमें इस बात का काफ़ी मैंने ये काफ़ी सोच रहती है, काफ़ी दुख रहता है उनको कि हमको वो सम्मान, जिस सम्मान के हम हकदार हैं और भारत के संविधान ने दिया हुआ है, हमारे महापुरुषों ने कम भी कहा हुआ है, लेकिन इन्हीं सब के कारण जो है वो जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं, जिसके पात्र हैं, वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो उन्हीं में ये मायावती जैसे लोग जो कि उसी के ऊपर राजनीति करती हैं, वो सम्मान देने के लिए तो तैयार नहीं है। ये आप लोग भी देखा होगा। अरे मैंने चुने हुए जन प्रतिनिधियों के साथ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, मंत्री हो, वो उनको वो नीचे बैठवाती है और अपने जो है उच्च आसन पर बैठती है। ये मानसिकता जरूर, तो कहाँ से वो सम्मान देगी, कहाँ से वो बात, कहाँ से आने बाबा साहब के वो सुनो और सिद्धांतों का पालन करेंगे। कितने लोग तो बाबा साहब का बस नाम बुनाते हैं जब उनकी जयंती आती है, और कितने लोग उनके नाम पर राजनीति चला रहे हैं और उनके सिद्धांतों, वसूलों के, उनके आदर्शों की बराबर वो हत्या कर रहे हैं। ये मायावती के समर्थक मायावती बताया, और खास करके सतीश चंद्र मिश्रा भी बताया है कि बाबा साहब ने कब बोला था कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाहे। ये सतीश चंद्र मिश्रा भी बताया, मायावती भी बताया और मायावती के समर्थक भी बताया। कब बोले थे वो? लेकिन नहीं, जो सम्मान तो देना नहीं। हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं, और जिस सम्मान के लिए ये भारतीय जनता दल प्रयास भी कर रहा है कि भाई कि हमारे भारतीय समाज के सभी लोग जो है बराबरी के आधार पर, यानी उन तबकों के साथ जिनको ससम्मान जो है वो ससम्मान व्यवहार नहीं हो पा रहा है, उनके साथ व्यवहार करिए। ये बराबर निवेदन कर रहा है भारतीय जनता का दल। लेकिन ये क्या कर रहा है? जो कि उन्हीं के नाम पर और बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या वो सम्मान देने के लिए तैयार है, सिवाय शोषण करने के, उनको भरमाने के, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए और वोट के लिए? देखिए, क्या मायावती को नहीं मालूम है कि उसके वामसेव का जो मुखिया है वामन मिश्रम, जिस तरह से आग उगलता है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, क्या ये बात जो है क्या ये बात सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं मालूम है? और खासकर सतीश चंद्र मिश्रा बताया है कि वो वकील है ना, भारत का संविधान भी पढ़ा होगा। भारत संविधान बराबर आदेश दे रहा है कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, तब भी वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। वास्तव में थोड़ा साधन नहीं तो उसकी वकालत को भी जो है वो भारतीय जनता का दल जो है वो खारिज करवाता। सतीश चंद्र मिश्रा के जो इस तरह से जो करतूत कर रहे हैं, और उसी के देखा देखी ये अखिलेश मुलायम की समाजवादी कर रहे हैं कि हम जो है वो भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे। बताइए, इससे ये समाज ले चलेंगे। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि हमारे जो भारतीय परिवेश में पांथिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। न किसी को परशुराम का मंदिर बनवाना है, न किसी को राम मंदिर बनवाना है।
राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसका कि भारतीय गतिविधि से कुछ भी वो लेना देना नहीं। वो ट्रस्ट वो अपना काम कर रहा है और ट्रस्ट को चाहिए कि जो भी उसके संसाधन है, पता नहीं ट्रस्ट में भी तमाम तो शिकायतें आ रही हैं कि क्या ज़मीन का घोटाला, क्या छीना जब्ती कुछ है। अब जो है ये है ऐसे लोग ही तो इन संस्थाओं पर काबिज है। तो खैर इन विषयों में नहीं घुसना है। इन विषयों में घुस करके जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उसमें उसको मैंने इस प्रयास को भटकने नहीं देना है, ये तो है। तो उस जो ट्रस्ट में भी तमाम शिकायतें आई हैं कि वो ज़मीन का रेट ये है वो है, गड़बड़ घोटाला करके अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ है उसमें गड़बड़ सड़बड़। लेकिन जो भी है वो राम मंदिर के लिए कर रहा है, कोई बात नहीं। उसमें जो है ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और सब बातें हैं। और उसके संबंध में भारतीय जनता दल बोल भी चुका है कि फैसला तो हो गया है और वो उस फैसले का हम भी सम्मान करते हैं क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन जो इस देश को चाहिए एक समरसता के चलिए, यानी वो चीज नहीं हुई। प्रभु राम के मंदिर के बगल में यदि मस्जिद भी रहती, वो आदर्श है भारत का। उससे 10 को करना ये सर्वथा गलत है, उसका समर्थन नहीं है। हालांकि इसे हालांकि जो उसको भुनाने वाले हैं वो इस्लाम आस्था के कुछ असामाजिक जो सोच वाले वो अलग ढंग से करते हैं, वो अलग ढंग से इसको भुनाते हैं। यही तो है कि भाई कि यदि एक गलती करता है तो उसी की देखा देखी उसको देख करके उसे दुखी होकर के वो सुधारने की बात नहीं करेगा, उसी के आधार पर वो वैसे ही गलती करेगा दूसरे रूप में। ये समस्या है। तो भारतीय गतिविधियों के लिए किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि साहब मैंने जुलूस है, गुरु नानक जयंती का है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती का है, दुर्गा पूजा का जुलूस है, ताजिया का जुलूस है, इसी तक है। देखिए जुलूस की भी अनुमति दी जा सकती है, इसी बात में, लेकिन कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं और कानून व्यवस्था प्लस जनता की सुविधाओं का, जनता की जो सुविधा, उनको जो सहूलियत मिली हुई है उस पर कोई आँच ना है। सड़क को बंद करके जुलूस निकाला जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। सड़क को बंद करके कांवड़िया की परमिशन दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। सड़क को बंद करके ताजिया की परमिशन दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब कि जनता की सुविधा और कानून व्यवस्था को इसको प्राथमिकता देते हुए ये यदि कोई ऐसा गुंजाइश बनती है तभी उसकी अनुमति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सीधी बात है। जनता की सुविधाएं और उसकी व्यवस्था ये प्रमुख है। तो स्पष्टता होनी चाहिए। और जहाँ तक कि धर्म कहते हैं, धर्म है या नहीं, पंथ है। पंथ बना व्यक्तिगत विश्वास है और व्यक्तिगत विश्वास को चाहे वो हिंदू सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख पंथ का हो। और ये बात कई बार बताई भी गई है और आगे भी जब भी आवश्यकता होगी वो बताया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ तो स्पष्ट करना ही है। तो ये व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तौर पर ही निभाना है, सामूहिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं। ये मतलब ये भी बताया गया कि ये मतलब कि मैंने ये इस तरह के हम गर्व को, हम हिंदू हैं, गर्व को हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ये सब बिल्कुल इन सब सोच को, इन सब प्रवृत्तियों को शून्य करना है। तो एक तो ये है, लेकिन इस भारतीय एकता में भारतीय एकता न होने पाए इसके लिए तमाम ताकतें विभिन्न रूपों में सक्रिय हैं।
और कोई आज से सक्रिय नहीं है, बहुत ज़माने से। ऐसा नहीं कि जब से ये भारतीय जनता दल मुहिम चला रहा तो वो तभी से। भारत में एकता न है, यह साजिश जो है माने बहुत पहले से है। और इस संबंध में ये बताया गया था कि 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष की या जो क्रांति थी, पहली प्रमुख हमारी यानी स्वतंत्रता संघर्ष की क्रांति थी। हालांकि माने पूरे भारत में वो नहीं फैली थी, हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी, इस बात में मानता हूँ। लेकिन जो उसमें सबसे अनुकरणीय बात थी, जो मिसाल के तौर पर ये मैंने और जिसका कि अनुसरण और जिसका कि अनुकरण, जिसके सीख लेने की आवश्यकता है, वो थी हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम की एकता बिल्कुल अपनी पराकाष्ठा पर थी, अपने चरम पर थी और अपने शबा पर थी। यही चीज़ हमारे भारतीय समाज को सीखने की जरूरत है, उसे सबक लेने की जरूरत है। और उसी को मैंने मुख्य आधार बना करके, आदर्श बना करके अपने भारतीय समाज में जितनी नफरत फैलाने वाली ताकतों को पहचानने की जरूरत है। तो जब वो एकता प्रदर्शित हुई और उसका नज़ारा भी आप लोग जान सकते हैं कि मंगल पांडे थे मेरठ से, बरेली से खान बहादुर थे, और यहाँ से फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, हमारे जो है नाना साहब के सहायक थे मौलवी अजमुल्ला खान, वो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, जगदीशपुर आरा बिहार से थे कुंवर सिंह थे, झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, और सबसे विशेषता और अनुकरणीय बात रही कि इस क्रांति का नेतृत्व जो है करने के लिए इन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, जो मुगल बादशाह के या सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उन्हीं को इन क्रांतिकारियों ने अपना नेता बना दिया, मान लिया। बहादुर शाह जफर की वो सेहत ठीक नहीं थी, गवाही नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए वो मान गए। यानी सेहत गवाही न करने के बावजूद, और अंग्रेजों ने भी उनको बागी मान लिया, और उनको बागी मान करके वो बहादुर शाह जफर को देश के बाहर रंगून की जेल में वो बंद कर दिया, और रंगून की जेल में ही उनका देहांत हो गया। और देहांत के पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि हमको इस बात का बहुत मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी ज़मीन नसीब नहीं हुई। उनका अपने नसीब से तात्पर्य सिर्फ भारत की मिट्टी से था, मंगोलिया नहीं था। यही चीज़ सभी भारतीय भाई बहनों को इसी रूप में समझने की आवश्यकता है कि उनकी जो भक्ति थी भारत की मिट्टी से था, मंगोलिया से नहीं था। और इसी आधार पर ये जितने भी जो है सभी भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है, और उन कट्टरवादियों को समझाने की आवश्यकता है जो कि बराबर आक्रांता बोल करके हमारे समाज में वो नफरत
और भेद विभेद जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो हिंदू मुस्लिम की एकता को देख करके अंग्रेज बहुत भयभीत हो गए, डर गए, और उनके मन में ये बात बैठ गई कि यदि भारत पर औपनिवेशिक शासन करना है, कॉलोनियल रूल करना है, तो इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना ही होगा। ये उन सब ने ठान लिया और कई संगठन बनवाए, अपने संरक्षण में कई संगठन बनवाए। एक संगठन तो बनवाया उन सबों ने अंग्रेज के द्वारा ही बनवाया, अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज के द्वारा, के द्वारा वो कांग्रेस नाम की संस्था बनवाई। कब बनवाई? 1885 में। कांग्रेस या जेएनपीसी कुछ भी कहती रहे, देश के लोग बिल्कुल जाने कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही अंग्रेजी सरकार ने किसी अपने अंग्रेज ह्यूम के द्वारा 1885 में बनवाई थी, और ये वही काम कर रही थी। वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली करते हुए वो अंग्रेजी सरकार के मंसूबों को बने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए वो काम कर रही थी। फिर इन सबों ने वो अंग्रेजी सरकार ने 1906 में वो ढाका के जो नवाब थे, अब नाम तो नहीं याद है, उन्हीं की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग बनी 1906 में, और 1921 में ये कम्युनिस्ट की स्थापना हुई भारत में। शायद वो एम.एन. राय करके था, उसने स्थापित किया, या उसी की एक साल बाद जो है वो हिंदू महासभा की भी स्थापना हुई 1922 के आसपास, और उसी के 2 साल बाद जो है आरएसएस की स्थापना की गई जो 1925 में। तो ये सारी जो तंजीमें बनाई गई, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा और आपकी आरएसएस, ये विभिन्न रूपों में हमारे देश की एकता को तोड़ने के लिए सब बनी हुई लोग, और ये इस तरह से वो तर्क पेश करती हैं कि हम जो है एकता के लिए हैं और बाकी सब तोड़ने के लिए। देखिए उनकी विशेषता होती है, लेकिन ये सब के सब जो है भारतीय एकता को तोड़ने के लिए, और भारतीय एकता में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रूपों में, अपने अपने क्षमताओं में, अपने अपने तौर तरीकों के अनुसार ये सब लगी हुई है। हमारे पूरे भारतीय समाज के लोग इनको अच्छी तरह से पहचान लें और इनकी बातों में ना आए। आज जो पुष्पेन कुलशेष जो दिख रहा है गद्दार, आज जो गद्दार ये असदुद्दीन ओवैसी जो दिख रहा है, और भी लोग दिख रहे हैं, ये उन्हीं की उपज है, उसी जो हिंदू महासभा आरएसएस की उपज है, मुस्लिम लीग की उपज है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और उनकी मानसिकता तो जरा देखिए, एक कहता है कि ये एकता क्या होती है, ये एकता के कुत्ते हैं, और दूसरा जो असदुद्दीन ओवैसी के जो सिखाए पढ़ा जो तोते आते हैं, वो ये भारतीयता क्या होती है बताइए, भारत में भारतीयता क्या होती है, ये जो है ये इस पर जो है वो सवाल करते हैं। उनको आज तक ये गद्दार असदुद्दीन ओवैसी नहीं बताया कि यह देश भारत है भाई। तो भारत में भारतीयता की ही बात होगी, सभी लोग भारतीय हैं। ये तो तुम्हारी गद्दारी है जो कि इनको ये नहीं सिखाया कि भाई कि तुम मुसलमान है तो तुम भारतीय हो। तो गद्दारी तो तुम्हारी है ना। तो आज ऐसे लोग सवाल करते हैं, लेकिन सबसे निकम्मा कायर किस्म का जो प्रधानमंत्री बैठा है, उसी के चलते इन सबों के इन सब गद्दारों के और इन गद्दारों के जो
चमचे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ी है कि आज ये पूछ रहे हैं कि ये भारतीयता क्या होती है। सवाल इस बात का है। लखीमपुर खीरी की घटना में कुछ लोग मारे गए, उतने ही मारे गए हमारे आतंकवादियों के द्वारा अभी हाल में जम्मू कश्मीर में। वहाँ इन देश के तोड़ने वालों, समाज के दुश्मनों, जीएनपीसी वालों की, जीएनपीसी में ये गद्दार राहुल, गद्दार प्रियंका तो गद्दार भी है और चोरनी भी है, डकैत तो ये भी है, ये राहुल गांधी। और फिर उसके आसपास ये समाजवादी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, न जो वहां पर जो मारे गए उसके लिए एक शब्द नहीं कहा और वहां गए भी नहीं। तो हमारे देश के लोग देखें कि ये किस कदर इस देश के दुश्मन है। वहां जो आतंकवादियों के द्वारा मारे गए। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये 19 से 90 का दौर वापस आ गया, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों को वो जम्मू कश्मीर जो है छोड़ना पड़ा था। इस तरह की बातें जो है वो चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी ये भारत सरकार से दरख्वास्त है, सारा संबंधित जो है वो जितनी भी एजेंसियों से भी ये दरख्वास्त है कि इस तरह का भ्रम, इस तरह का दहशत जो है, जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको इस बात को सुनिश्चित करें कि फिर दोबारा 1990 वाली जो वो माने इस तरह से अपमानजनक और वो नाइटमेयर फिर से नहीं होगी, दोबारा से नहीं होगी। तो इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, मोदी जी की है और संबंधित एजेंसियों की है और मीडिया का भी है कि वो भरोसा उनको दिलाएं वहाँ पर। और हमको उम्मीद है कि इस दिशा में काम भी हो रहा है। लेकिन इन देश को तोड़ने वालों देश के दुश्मन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चल रहा है, चौकड़ी कागज के जो है गद्दार राहुल, गद्दार प्रियंका और उसके साथ जो है ये समाजवादी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, शिवसेना के लोग, वो जो मारे गए आतंकवादियों के द्वारा, उस पर न तो एक शब्द बोला और न तो वहाँ गए। तो इनको अच्छी तरह से ये पहचानने की जरूरत है। लेकिन वही चीज़ है कि हमारे भारतीय भाई बहनों का तबका जो है आज इनकी सभाओं में क्यों जाता है, यही देख करके दुख होता है। और ये मीडिया इन देश के गद्दारों को महत्व क्यों दे रहा है, उसकी बात को क्यों उठाता है। और मीडिया जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस देश का गद्दार जो है वो क्यों नहीं मानता है, इस देश का डकैत और जो है चोर मानता क्यों नहीं है। क्या मीडिया को पता नहीं है कि ये प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और ये राहुल गांधी मिलकर के हरियाणा के और राजस्थान के किसानों की जमीन वो हड़पे हुए हैं। मोदी सरकार आज 8 साल से बैठी हुई है केंद्र सरकार में। उन किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन जिनको इस तिगड़ी ने, इसे जो चोरनी है ये प्रियंका गांधी और उसके साथ जो है उसका पति जो है रॉबर्ट वाड्रा और ये गद्दार राहुल, तीनों मिलकर के जो जमीन समूह हड़पी है हमारे किसान भारतीय भाई बहन हरियाणा के और राजस्थान के, तो मोदी महोदय उनके ज़मीन को जो है वापस नहीं दिलाए। और ये देखिए तो मोदी जी की गद्दारी कि उन ज़मीनों पर जिनको कि वापस दिलाने की जिम्मेदारी उन पर बनती थी तो वापस तो दिलाए नहीं। उनमें अब जो है विदेशी निवेश करवा रहे हैं मोदी जी।
किसका? सोलर पावर प्लांट का। और इतने ही नहीं, जो सोलर पावर प्लांट माने सौर ऊर्जा का जो उद्योग उसमें लगेगा, जिसके लिए वो निवेश करवा रहे हैं, उसको बिकवाने की भी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी। यही तो है मोदी जी की गद्दारी देश के खिलाफ, इन देश के दुश्मनों को इतनी बड़ी सुविधा देने का, पालने का। भारतीय आम ताकत दल जब से ये बताना शुरू किया है कि देश विभाजन और देश विभाजन के ये दोनों माने राजनीतिक क्रूक, पॉलिटिकल क्रूक, ये दो गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन सबों ने देश बंटवाया। ये बात जब से ये भारतीय आम ताकत दल शुरू किया है, इसकी गूंज विभिन्न तबकों में होना शुरू कर दिया है। और कुछ कुतर्क जो है वो गढ़े जा रहे हैं। अब जो ये बताया गया है कि भाई जब प्रधानमंत्री माने जब 1946 में जब प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है सारा का सारा समर्थन जो है कांग्रेस का जो है सरदार पटेल के पक्ष में था, तो गांधी ने उस जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनवाया जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। और बनवा कौन रहा था? उस कांग्रेस को आदेश कौन दे रहा था, कौन करवा रहा था, या कांग्रेस को कौन डिक्टेट कर रहा था? जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। जब इस तरह के तथ्य बताए जा रहे हैं, जब इसकी गूंज पहुंच रही है, तो ये जेएनपीसी के बौद्धिक वर्ग के या पत्रकारों के, मीडिया का अब कुतर्क भी सामने आने लगा है। उन कुतर्कों का एक नमूना जरा देखिए। और उसमें पत्रकार, उसमें एक बीबीसी है। बीबीसी बहुत ही मैंने खतरनाक किस्म का भारत विरोधी एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक मीडिया है। फिर से आप समझ लीजिए, बीबीसी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक मीडिया है, भारत विरोधी बीबीसी। और ये बीबीसी का टाई अप जो है इसी एनडीटीवी के साथ है। आप कभी देखते होंगे। तो बीबीसी के द्वारा और वैसे भी ये तमाम है। एक ललन टॉप है, अजीत अंजुम वाला है, वो इसका ये जो गद्दार है, ये कौन, आशुतोष, ये सब के द्वारा और उनकी जो मंडली है, मुकेश कुमार, अशोक कुमार खेड़े और आलोक जोशी, ये तमाम इस तरह के तर्क और जो मुकेश कुमार के साथ झूठा वो बढ़ जाता है, वो इतिहासकार बन करके, क्या उसका नाम है, राम पुनियानी, सब एक झूठ और अफवाह का पुलिंदा और कुतर्क। तो अब जरा देखिए, तो जब ये बात आ रही थी भाई कि जब जिस नेहरू के पक्ष में कोई कांग्रेस का था ही नहीं, तो उस कांग्रेस को इस गांधी ने प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तो वो तर्क देते हैं कि गांधी जी ये कह रहे थे कि ये नेहरू जो है किसी के अधीन में काम करने को तैयार नहीं है। अरे जिसके पक्ष में कोई है ही नहीं, तो वो किसी के अधीन में है या नहीं, इसका सवाल वो कहाँ आता है? भाई निकम्मा वैसे भी था। कांग्रेस के लोग भी कम से कम आखिर में उसको पहचाने। तो ये कुतर्क, और फिर दूसरा वो कुतर्क ये सब दे रहे हैं इनके इस्बा सालार कि वो गांधी ये बोल रहा था कि ये अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, दूसरे देशों के साथ जो है वो संबंध स्थापित कर लेगा। अरे अपने देश को संभालना है। गद्दार गांधी महोदय
प्राथमिकता है कि नया नया देश बना है, इसको संभालना है। दूसरे इसीलिए तो गद्दार नेहरू जो है अपने देश को अपने पैरों से कुचल करके बस वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पीछे पड़ा हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मैंने कई चक्कर में क्या क्या इसी अपने ही देश के खिलाफ, जिसका कि और भारत के प्रधान और उसी देश के प्रधानमंत्री की क्षमता में वो गद्दारी किया। तो यह जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को किसी ने बताया नहीं, और उनके बिहार पर जो कुतर्क देते हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि सबसे पहले अपना देश देखना है, अपने लोगों को देखना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनता कि नहीं बनता वो बात की बात है। तो इस तरह का तर्क तो सिर्फ सच्चाई ये है, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और एक बात और कि कैसे कैसे इसको उसका जो बाप था, इसका जवाहरलाल नेहरू का बाप कौन था? मोतीलाल नेहरू। वो भी बहुत बड़ा गद्दार था। और कैसे कैसे अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को इसी कांग्रेस में रह करके आगे किया, इसकी भी एक गद्दारी का वो सिलसिला है। वो मैंने मोतीलाल नेहरू के बाद जो है जो अध्यक्ष बनना था, तो सब लोग चाह रहे थे कि कम से कम सरदार पटेल बनते। और एक बात और लोग भी जानते हैं, ये जो कांग्रेस जो कहती है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसी बात से फर्क है। इसने कभी भी जो है पूर्ण जो है यानी स्वतंत्रता की मांग इसने कभी की ही नहीं। हमारे जो ये क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीद थे, उनका कहना था कि नहीं भाई, इनसे कोई बात नहीं करनी है, इन्हें अंग्रेजों से या अंग्रेजी सरकार से कोई बात नहीं करनी है, इनको भगाना है, पहले जाएंगे। इनके जाने के बाद ये हम तय करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहे थे, ये जो अंग्रेज सरकार के मुखबिर वाले, उसके दलाल वाले बोल रहे थे कि नहीं, हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब यह है कि भारत जो चाहे, जिस तरह का तंत्र, चाहे लोकतंत्र है, चाहे लोकशाही है, चाहे राजतंत्र है, और कोई भी तंत्र आप लागू करिए, लेकिन अंतिम शक्ति जो है वो अंग्रेजी हुकूमत यानी वो ब्रिटिश के पास रहेगी। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डोमिनियन स्टेटस। तो वही मांग रहे थे। लेकिन जब ये शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि का वो मुद्दा कि नहीं भाई, इन अंग्रेजों से बात नहीं करनी है, इनको भगाना है, तो वो मुद्दा पूरे देश में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो फट से जो मैंने कि अंग्रेजों को भगाना है और पूर्ण और जो है वो और पूर्ण स्वराज चाहिए, इस तरह का जो है वो जज्बा जब ये हमारे खास करके शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला और ये लोग जगा रहे थे देश को, और वो मुद्दा जब वो लोकप्रिय हो रहा था, तब इन सबों ने फट से वो मुद्दा चुराया। मैंने इसके पहले देखिए, इसको समझने की जरूरत है, इसके पहले ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर दलाल ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि हमको पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए। तो अंग्रेजी सरकार की ये मुखबिर और दलाल ये कांग्रेस वाले पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, सिर्फ बात करते थे
डोमिनियन स्टेटस, हालांकि इसके लिए कोई शब्दावली कोई हिंदी में नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में वो बोला जाता है। लेकिन जब ये शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह इत्यादि की ये जागरूकता कि नहीं भाई डोमिनियन स्टेटस कुछ भी नहीं, इनको भगाना है, पहले जाएं और हम अपने अनुसार जो है वो जो है व्यवस्था देखेंगे। तो जब ये मुद्दा हमारे भारतीय जनमानस में बहुत लोकप्रिय होने लगा, तो इस मुद्दे को चुराने के लिए तुरंत जो है 1929 में उस मुद्दे को चुरा करके 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर घोषणा कर दी, पूर्ण जो है घोषणा कर दी पूर्ण स्वराज की। तो पूर्ण स्वराज का मुद्दा जो है ये कांग्रेसियों के द्वारा, जो कि मुखबिर और दलाल थे वो अंग्रेजी सरकार के, ये जो है चुराया हुआ मुद्दा है हमारे इन अमर शहीदों के, जो हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीद थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह का जो लोकप्रिय मुद्दा था पूर्ण स्वराज का, उससे चुरा हुआ मुद्दा है। इन सब ने जो घोषणा की जो है वो 30 दिसंबर 1929 को। तो हमेशा ये लोकप्रिय मुद्दे को चुराने के हमेशा ये चोर रहे हैं, हमेशा चोर रहे हैं। और सरदार पटेल को हमेशा मैंने आगे करने के लिए वो मैंने इतने विषाक्त वातावरण में भी उस कांग्रेस में लोग इस पक्ष में रहे हैं, लेकिन हमेशा ये गांधी जो है पटेल को जो है वो आगे आने दिया नहीं। इतना बड़ा गद्दार था। और खास करके जब सुभाष चंद्र बोस आए तो ये तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया ये गद्दार सुभाष। और ये देश को जानना जरूरी है कि जब दूसरी बार उनको अध्यक्ष बनना था हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो उनको हराने के लिए और उनको अपमानित करने के लिए इसने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने या उसकी मंडली ने, उसके चमचा मंडली ने सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया। और सुभाष चंद्र बोस की हार को सुनिश्चित करने के लिए इसने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, घूम कर प्रचार किया और अपने राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाया और बोलता रहा कि सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया की हार मेरी हार है। लेकिन तब भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को धराशायी किया, विफल किया और उसके उम्मीदवार सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को हराया। और फिर इसके बाद उसकी साजिश बंद नहीं हुई। फिर इसके बाद जो है जब उनको मैंने हमारे जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गठन करना हुआ कार्य समिति, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने उसका चमचा था गोविंद बल्लभ पंत, उसके जरिए एक लंबी सूची भिजवाया और कहा कि बापूजी की ये इच्छा है कि आप अपनी कार्य समिति में इनको शामिल करें। तो इसके पहले वो एक साल के लिए अध्यक्ष रह चुके थे और कांग्रेस को मैंने अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्ति के वातावरण में, देशभक्ति के सांचे में वो ढलना चाह रहे थे। यही बात जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था उसको नागवार गुजर रही थी कि भाई कि हमने तो इस मंडली को तैयार किया है अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी के लिए और ये इनको बनाना चाहते हैं देशभक्त। तो ये एक तरह का एक द्वंद्व, एक संघर्ष वाली बात हो गई। इसलिए
एक साल के बाद जब 1939 में जब वो त्रिपुरी अधिवेशन में जब मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की बात थी, तब यही साजिश इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया कि अब वो वही कैंडिडेट खड़ा किया, सीता भीरमैया पट्टा भीरमैया को, और फिर ये तमाम तरह की साजिशें की। तो हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, हालांकि कि उन्होंने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को मैंने उसको परास्त किया और चुनाव जीत गए। लेकिन जब वो लेके आया चमचा गोविंद बल्लभ पंत, तभी से ताड़ गया कि भाई एक साल तो कैसे गुजर गया है। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रभक्ति के तरीकों से, राष्ट्रभक्ति के रास्ते से ये कांग्रेस को चलाने नहीं देगा। तो अपनी प्रतिष्ठा को मैंने आकलन करते हुए उसके अनुसार उन्होंने माने जीतने के बाद भी उन्हें इस्तीफा दे दिया। तो बहुत मैंने घोर गद्दार थे ये दोनों मोहनदास करमचंद गांधी और ये। लेकिन अब जब इसकी गूंज पहुंच रही है तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे, अब कुतर्कों का एक बाजार, एक रेला जो वो चल पड़ा है। तो कोई कह रहा है कि नेहरू जी न होते तो आप खाना कैसे खाते, नेहरू जी आपको खाना खिला रहे हैं, इस तरह का जो है कुतर्क आपको सुनने को मिलेगा। तो खैर ये एपिसोड वो लंबा न होने पाए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।